नमस्कार दोस्तों, प्रयास चैनल एक बार फिर आपके लिए एक प्रयास के साथ हाजिर है। प्रयास चैनल का काम है आपके लिए हिंदी को आसान बनाना। तो हिंदी को आसान बनाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके सम्मुख कक्षा 12वीं हिंदी कोर का एक विषय नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक लिखने का व्याकरण पाठ इतना मुश्किल नहीं है, वो आपको हमारा वीडियो देखकर लगने लगेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज हम सीखते हैं नाटक लिखने का व्याकरण। वीडियो आरंभ करते हैं, पढ़ते हैं नाटक लिखने का व्याकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाटक क्या होता है। नाटक की परिभाषा को देखते हैं। नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्षतः साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। तो इस परिभाषा से हमें यह पता चला कि जितनी भी रचनाएं, कहानी, उपन्यास या फिर कविता है, वह सब पढ़ने तक सीमित होती हैं, परंतु जब उसमें मंचन का गुण जुड़ जाता है, कहानी में रंगमंच पर प्रस्तुत होने का एक गुण जो है वह समाविष्ट हो जाता है, तो वह एक नाटक का रूप ले लेती है। अर्थात नाटक पढ़ने सुनने के साथ देखने के लिए भी लिखा जाता है। तो इसके सबसे मूल विशेषता है समय का बंधन, और उसके साथ इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं: शब्द, कथ्य, संवाद, संघर्ष, पात्र और चरित्र चित्रण के साथ भाषा और शिल्प। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन क्या होता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। जी हाँ, नाटक के लिए एक शर्त होती है कि वह निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत हो रहा है, तो उसका समय 2 घंटे, 3 घंटे जो भी है, वह दर्शक को पता होना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित समय होने पर ही वह नाटक रोचक लगता है और अपने दर्शकों को बांध कर रख सकता है। दूसरा, नाटककार रचना को भूतकाल अथवा भविष्य काल से उठाकर वर्तमान काल में ही संयोजित करे। जो भी नाटक लिखा जा रहा है, चाहे उसकी कहानी भूतकाल से संबंधित है या फिर भविष्य काल से, लेकिन जब रचनाकार, नाटककार उसको लिखेगा, तो वह वर्तमान काल के रूप में संयोजित करेगा, क्योंकि दर्शक उसको वर्तमान में ही देखेंगे। मंच निर्देश भी वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। समय को लेकर ये एक तथ्य यह है कि अन्य साहित्यिक विधाओं को हम पढ़ते सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नाटक जो होते हैं वह देखने के लिए हम रंगमंच पर जाते हैं, और उसको एक बार उस दर्शक जब देखने बैठते हैं, तो उसको पूरा देख करके ही उठेंगे। किताब में कहानी पढ़ते समय, उपन्यास पढ़ते समय यदि कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो हम उसको वहीं पर अधूरा छोड़ करके उठ सकते हैं, और फिर आवश्यकता होने पर, समय होने पर हम उसको दोबारा से आरंभ कर सकते हैं। नाटक में चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। एक चरित्र जब उसका विकास शुरू होता है, तो वो कितना विकसित होकर के कहां पर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, इसके लिए समय का ध्यान अत्यधिक आवश्यक होता है। नाटक के 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटना जरूरी होता है। संपूर्ण नाटक 3 अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक कितना बड़ा होगा, उसकी कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से उनका जो बंटवारा है तीनों अंकों का, कहानी को आपस में किन किन हिस्सों से में बांट कर रखना है, यह पहले से ही निर्धारित कर लेना नाटक के लिए आवश्यक होता है।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए, ऐसा माना गया है। तो 48 मिनट अर्थात अगर देखा जाए तो कोई भी नाटक जो है 48 48 48, अगर 3 अंक उसके बराबर के भी बांटे गए होंगे तो वह कम से कम 1.5 से लेकर 2 घंटे तक का होना चाहिए। अब आते हैं हम उसके अगले तत्वों पर। सबसे पहला तत्व है शब्द। अन्य विधाओं के समान नाटक के लिए भी शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। नाट्यशास्त्र में वाचिक शब्दों को नाटक का शरीर माना गया है। नाटक के शब्द बिंबों और प्रतीकों में बदलने की क्षमता रखते हैं। यह बहुत ही आवश्यक बिंदु है कि नाटक के जो शब्द होते हैं उनमें यह शक्ति होती है कि वह उनको बिंबों और प्रतीकों में बदलने की क्षमता रखते हैं। अर्थात कोई भी अगर किसी भी हम कहानी को पढ़ते हैं तो उनमें शब्द जो होते हैं वो पाठक पढ़ते हुए अपने मस्तिष्क में उनको उनके चित्र उतारता चलता है, परंतु जो शब्द हैं नाटक के वो रंगमंच पर प्रस्तुत होंगे और वह दर्शकों को सामने शब्द जो हैं वो इतने मजबूर करें कि वो बिंबों और प्रतीकों में बदल जाए। अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो जो वर्णित ना होकर क्रियात्मक हो। ये भी बहुत ही प्रमुख बिंदु है कि छोटे से छोटे जो संवाद होंगे, जो शब्दों का प्रयोग होगा वो इतने संक्षिप्त हों और इतने सांकेतिक हों कि उनमें ऐसा ना लगे कि नाटककार उनको वर्णित करके हमें बता रहा है, बल्कि वह जो पात्र हैं या जो रंगमंच का जो की सज्जा की गई है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह देख के ही दर्शक को पता चल जाए कि जो शब्द बोले जा रहे हैं और रंगमंच पर जो पात्र हैं उनके जो हाव भाव हैं, उनकी क्रियात्मकता है और उसकी रंगमंच की जो सज्जा है, इन सब का आपस में एक सामंजस्य हो ताकि शब्द कम होकर के भी अपने आप को पूर्णता से प्रस्तुत कर सकें। शब्दों में दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता हो, वे अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर लेके जाएं। व्यंजना की ओर ले जाने का अर्थ है कि शब्द यदि बोले जाएं या तो उनके अर्थ जो है वो भाव अर्थ को समझा सकें, उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए। नाटक का मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। अर्थात कि जिस कहानी के दृश्य को वर्णित करते हुए कहानी या उपन्यास में एक कहानीकार और उपन्यास को 20-25 पृष्ठ लग जाते हैं, उसको नाटक में किसी मौन के माध्यम से या वहां पूरा अंधकार करके या फिर ध्वनि का प्रभाव ऐसा बना करके प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कि वह उस एक छोटे से दृश्य में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। अब आती है कथ्य की बारी। कहानी को किसी शिल्प, फॉर्म या संरचना में पिरोना है और उसकी जानकारी और समझ नाटक को होनी चाहिए। तो जो नाटककार है उसको इस बात की पूरी समझ में होनी चाहिए कि वह अपनी इस नाटक को यानी नाटक की कहानी को किस शिल्प में प्रस्तुत करने जा रहा है, उसका संरचना क्या होगी, उसका ढांचा क्या होगा, घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चुनाव, उनका क्रम, उनका विकास आदि की कला का ज्ञान नाटककार को होना चाहिए कि वह किन घटनाओं को वहां पर प्रस्तुत करने वाला है, वह किन स्थितियों को अपने दृश्यों के लिए चुन रहा है, उन दृश्यों का चुनाव और कौन किस दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा, एक दृश्य का विकास कैसे होगा और उसका अंत कैसे होगा और अगला दृश्य कैसे आरंभ होगा, उन सब को अपने कला के ज्ञान के माध्यम से उन सबको चुन करके उनको उसको नाटक में पिरोना चाहिए। नाटक को मंच पर मंचित होना है, अतः उसे एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। वह नाटक जो है वह क्योंकि रंगमंच पर जाएगा तो उसमें
कौन सा दृश्य आवश्यक है और कितना बड़ा है, उसके लिए उसमें एक संपादक के यानी कि काट छाट करने के गुण भी होने चाहिए। अब आती है बारी संवादों की। संवादों के बिना नाटक की कल्पना असंभव है। बिना, वैसे तो कहानी और उपन्यास में भी संवाद चाहिए, परंतु नाटक तो निर्भर ही संवाद पर होते हैं, अतः उनके बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। संवाद वर्णित न होकर क्रियात्मक दृश्यात्मक होने चाहिए। हमने शब्द के अंतर्गत इसको जाना कि कोई भी संवाद ऐसा ना हो कि पूरा वर्णन करते हुए जो नाटक के पात्र हैं पूरी घटना को वर्णित कर दे। उनकी क्रियात्मकता से, हाव भाव से, उनके दृश्यात्मक होने से ही संवाद जो है अपने सारी घटनाओं को बताने चाहिए। बोले जाने वाले संवादों के पीछे निहित अनलिखे अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहते हैं। जो संवाद बोले जा रहे हैं उनके पीछे भाव क्या है, जिनको कि उसके लिखा नहीं गया, वो अनकहे हैं, पर संवाद में, जैसा कि हमने पहले जाना कि मौन भी संवाद होता है, मौन से भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो ऐसे ही अनकही बातें भी वहां पर बता देने के लिए जो शक्ति होती है वो संवादों में होनी चाहिए। अंग्रेजी में उन्हें सब टेक्स्ट कहा जाता है। जो अनकहे अनलिखे संवाद होते हैं, जो भावार्थ होते हैं, उनको हम सब टेक्स्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए हैमलेट का प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। तो ये तो रहा अंग्रेजी नाटक हैमलेट का। आप सब लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, थ्री इडियट्स, उसमें एक संवाद था, ऑल इज वेल। मतलब पूरी जो पिक्चर थी कि उसमें अगर आप आशावान हैं तो सब कुछ ठीक होगा। उस एक छोटे से इस वाक्य में, ऑल इज वेल में, संपूर्ण पिक्चर का जो उद्देश्य था उसमें निहित था कि हमें आशा रखें और अपना विश्वास बनाए रखें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही नाटक में अनकहे अनलिखे संवाद अवश्य होने चाहिए। अब आते हैं पात्र और उनके चरित्र चित्रण पर। जो चरित्र हैं वो सपाट नहीं होने चाहिए, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए। स्थितियों के अनुसार पात्र भी अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं उसके अनुसार पात्र अपनी क्रियाओं के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उस नाटक को विकास की ओर लेकर चलते चले। पात्र मंच पर सचमुच के प्राणी होते हैं, ना कि कविता कहानी उपन्यास की तरह शाब्दिक होते हैं। ये बहुत ही आवश्यक बात है कि नाटक के जो पात्र होते हैं वह रंगमंच पर चलते फिरते प्राणी होते हैं। वे कहानियों और उपन्यासों में शब्दों के माध्यम से नहीं लिखे जाते, जिनको पढ़ करके पाठक को अपने मस्तिष्क में अपने अनुसार उनका चरित्र बनाना पड़ता है। वो उनका चेहरा मोहरा स्वयं गढ़ना पड़ता है, पर यहाँ पर गढ़े हुए पात्र सामने होते हैं, तो इसलिए उनका जो एक एक क्रियाकलाप है, उनकी एक एक प्रतिक्रिया है, वह ऐसी होनी चाहिए कि दर्शक उनको देखता ही रहे, बंध जाए। उनके संवादों के माध्यम से वो कहानी के अर्थों को समझता चले, ऐसा नाटककार को उन चरित्रों को गढ़ना चाहिए। अब बारी आती है शिल्प की। शिल्प, कई तरह के जो नाटक के शिल्प हैं हमारे भारतीय नाट्य परंपरा में रहे हैं। सबसे पहला है शास्त्रीय नाटक। जो पहले शास्त्रीय नाटकों की परंपरा रही है, जिसमें विदूषक, पात्र, आदर्श पात्र का होना और दृश्यों का बंटवारा, इन सब का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया है। उसको आधार में रख करके उस नाट्य परंपरा पर नाटक लिखा जाता है। दूसरी है लोक नाटक की परंपरा। लोक नाटक में लोक कथाओं को समेट करके उनको अपने ही तरीके से प्रस्तुत किया जाने की एक अलग परंपरा रही है। उसी प्रकार पारसी नाटक है, इब्सन की तर्ज पर आदर्शवाद यथार्थवादी नाटक है। पारसी नाटकों में मुगल काल के जो कितने अभी भी नाटक सिनेमा में भी उनका प्रभाव नजर आता है।
और इब्सन के जो नाटक है वो यथार्थवाद के बहुत नजदीक हैं। उसी प्रकार नुक्कड़ नाटक भी एक तरह का शिल्प है जिनमें नाटकों को लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ किसी एक शैली का चुनाव करके, अब ये नाटककार पर निर्भर है, यदि वो इन सभी शैलियों को जानता है तो उसकी एक इच्छा है कि वह इनमें से किन्हीं दो की परंपराओं को आपस में मिलाकर एक अपनी नई शैली को भी बना सकता है। तो वह किसी एक शैली का चुनाव करके अलग अलग विकल्पों का मिश्रण करके अपनी एक नई शैली को तैयार कर सकता है। तो यहाँ तक आपने जाना कि नाटक जो होते हैं वह रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाए तभी वह सफल नाटक के रूप में माने जाते हैं। उसमें समय का बंधन बहुत आवश्यक है और उसमें शब्द, कथ्य, पात्र और चित्रण, भाषा, शैली, इन सब का, संवादों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इन सभी तत्वों से भरपूर और सही तरीके से दृश्यों में बटा हुआ नाटक जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है उसको हम सफल नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस तरह हमारा यह पाठ जो है वह समाप्त होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, नाटक की परिभाषा लिखकर उसके तत्वों के नाम लिखें। आप इस वीडियो को संपूर्णता से देखें और अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में नाटक लिखने का व्याकरण का जो पाठ है उसको ध्यान पूर्वक एक बार पढ़ जाए तो हमें पूरी आशा है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जहां भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो में आप उसकी सहायता ले सकते हैं। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और क्यों? यह दूसरा प्रश्न। हमने अभी बताया कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह समय का बंधन, क्योंकि एक नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रंगमंच पर प्रस्तुत नाटक को देखने के लिए दर्शक अपने घरों से आते हैं और वह उनके लिए यह मजबूरी होती है कि वह उस नाटक को पूरा देख करके उठें। तो इसीलिए यदि 1.5-2 घंटे का नाटक होगा तो दर्शक उसमें बंद कर उसे पूर्णतः से देखेगा और तभी वह एक सफल नाटक की श्रेणी में माना जाएगा। नाटक में संवादों का क्या महत्व है? हमने जाना कि नाटक के संवाद मौन भी होते हैं, ध्वनि प्रभावों के साथ बंधे हुए होते हैं। उनमें प्रतीकों और बिंबों को सार्थकता देने का जो सामर्थ्य होना चाहिए। अतः संवाद तत्व के अंतर्गत हमने जिन मुख्य बिंदु को पढ़ा उनको अवश्य यहाँ लिखें। नाटक की कौन कौन सी शैलियां प्रचलित हैं? हमने अभी जाना कि शास्त्रीय नाटक, लोक नाटक, पारसी नाटक, इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटक, नुक्कड़ नाटक, इन सब प्रचलित शैलियों के साथ नाटककार को किस शैली को अपनाना चाहिए और क्यों? तो भाई नाटककार किसी एक शैली को अपनाकर उसमें दूसरी शैलियों के कुछ तत्वों को मिश्रित करके वह अपनी एक नई शैली भी तैयार कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ जो अपने दर्शकों की नब्ज को पहचानना है कि मेरा दर्शक किस तरह के नाटक पसंद करता है, तो वह 1 या 2 शैलियों को मिश्रित करके अपनी एक नई शैली भी निर्मित कर सकता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो बाकी सभी वीडियो की तरह बहुत पसंद आया होगा। अपने उत्तर हमें लिखकर भेजिए। जहां कोई समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। इसी तरह से आप के लिए हम अलग अलग प्रयासों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण करते रहें। इसके लिए आप हमें प्रोत्साहित करते रहें। हमारे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगने पर लाइक जरूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और कोई समस्या हो तो हमारे साथ जरूर बांटिए। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे दूर कर सके। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।